बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ दातू मोहम्मद आरिफ। मैं यूजुअली मलेशिया से आपसे मुखातिब होता हूँ। आजकल मैं यूएस में हूँ और मैं यूएस से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेट्रोल प्राइसेस या पेट्रोलियम प्राइसेस पाकिस्तान में क्यों बढ़ती चली जा रही हैं इसके ऊपर है। और इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त सिचुएशन क्या है। ये जो बात पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं या क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो कम होती चली जा रही हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में अभी लास्ट वीक इवन पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। पूरी दुनिया में पिछले एक साल के अंदर प्राइसेस, मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं, आप इसको देखें कि 2000 जिस वक्त ये वॉर हुई है यूक्रेन की शुरू, तो प्राइसेस जो है वो बढ़नी शुरू हो गई थी और उससे थोड़ा पहले ही बढ़नी शुरू हो गई थी। और ये तकरीबन $120 पर बैरल तक आपकी ये प्राइसेस चली गई थी। और आज जो है वो प्राइस कम होते होते इस वक्त 64.5 डॉलर पर बैरल है। ये लोएस्ट तरीन इस वक्त प्राइसेस हैं जो ऑयल की दुनिया भर में हैं। और कहा जा रहा है कि शायद ये 60 डॉलर तक चला जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये 60 से भी नीचे जाएगा। कुछ लोगों की प्रिडिक्शन है कि ये 55 पे भी जा सकता है। बहरहाल ये 60 रहेगा या 55 होगा, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या है। अगर आप गौर से देखें तो जो प्राइसेस हम उस वक्त तकरीबन 70 या 80 रुपीस का हमारा पेट्रोल लीटर था, आज जो है वो 270 के करीब हो गया है। ठीक है, जबकि प्राइसेस जो हैं वो ऑयल की आधी हो गई। तो ये जो चेंज आया है ये बड़ा सिंपल सा चेंज है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अपने डेफिसिट जो हैं वो रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए उनके पास एक ही तरीकेकार है, और वो ये है कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ा दें और उससे हमारी जो आमदनी होगी वो किसी तौर पर भी अपनी कॉस्ट कम करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी जो कॉस्ट दूसरे इदारों पे खर्च हो रही है वो करने के लिए कम करने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि कॉस्ट, अगर आप पिछला बजट उठाकर देखें तो जो प्रोमिसेस इन्होंने आईएमएफ के साथ किए थे वो पूरे नहीं किए हैं कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। तो आईएमएफ जब आपके साथ बैठता है तो वो ये देखता है कि भाई आपने पिछले हमारे साथ जो कमिटमेंट की थी वो तो आपने पूरी नहीं की, आपने कॉस्ट कम नहीं की। जो कि आपने कहा था तकरीबन हम जो है वो 3 बिलियन के करीब जो है कॉस्ट कम करेंगे अपनी, वो कम नहीं हुई। ठीक है, इसी तरीके से जो और दूसरी चीजें हैं वो भी आपके हाथ से निकली चली जा रही हैं। तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दो और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ा दो और जिससे पैसे आते हैं वो आपका रेवेन्यू बन जाता है। ये तरीकेकार दुनिया में नहीं है। और मैं चूंकि इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त तमाम मुल्कों के अंदर एक प्राइसेस का डाउन टर्न टर्न शुरू हुआ है। मसलन जो पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ती चली गई थी, और तकरीबन बहुत सी कंट्रीज में ये तकरीबन $1 पर लीटर इस वक्त प्राइस है, अगर हम डॉलर टर्म में देखें तो। और ये अब रिडक्शन लेवल के ऊपर जा रही हैं, यानी बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इसको रिड्यूस कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान उसके बिल्कुल बरअक्स जा रहा है कि वो उसकी प्राइसेस को अब बढ़ा रहा है, जो कि किसी सूरत में भी एक अच्छा इकदाम आवाम के लिए नहीं है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ऑयल प्राइसेस बढ़ाने में वो आवाम को होता है। उसमें आपकी ज़राअत भी आ जाती है कि वहां ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो कि डीजल से चलते हैं। इसी तरह आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रक्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो डीजल से चलते हैं। तो आपकी कॉस्ट ऑफ फूड वो बहुत बढ़ जाती है। और अभी जो इन्होंने ₹5 और ₹13 डीजल के ऊपर, खास तौर पे ₹13 डीजल के ऊपर जो बढ़ाए हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रमजान में आएगा और लोगों को ये अंदाजा होगा कि जो यूजुअली जब ये प्राइस बढ़ाई जाती है उसका इम्पैक्ट एक महीने बाद आता है। क्योंकि वो जो सर्किल है वो मूव होता है और उसके बाद एक महीना लगता है कि वो
आवाम तक उसका एक रिफ्लेक्शन पहुंचता है इन्फ्लेशन की सूरत में। पाकिस्तान का इन्फ्लेशन इस वक्त तकरीबन को 42% के करीब है, और फूड इन्फ्लेशन हैज गॉन अप टू द 50%, जो कि बहुत बहुत हाई है एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। सिर्फ 2-4 कंट्रीज जो घाना हो गई या अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं, उनके अलावा ये फूड इन्फ्लेशन इस वक्त पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। और इससे कौन मुतासर हो रहा है? इससे अवाम मुतासर हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आइंदा चलकर क्या पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी या कम होंगी, कि जैसे दूसरे मुल्कों में अब ये कम हो रही हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आइंदा भी चलकर पाकिस्तान में फूड प्राइस, इस ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगी। और वो क्यों बढ़ेंगी? देखिए, आपका जो डॉलर था आज से 1 साल पहले, उसमें तकरीबन कोई 35 to 40% डेप्रिसिएशन हुई, और इतनी ही मिकदार में उन्होंने ऑयल की प्राइस भी बढ़ा दी है, पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ा दी है। तो पेट्रोल की प्राइसेस दो तरीके से आपको इम्पैक्ट करते हैं किसी भी कंट्रीज को। एक, पहला ये कि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस क्या हैं, और नंबर 2, सिर्फ यही नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आ गई हैं, आपने अपना जो 3 महीने या 4 महीने का जो ऑयल रिजर्व रखा हुआ है वो किस प्राइस के ऊपर रखा हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में अपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं हाई प्राइसेस के ऊपर टू इंपोर्ट द ऑयल, तो वो आपको काफी देर तक इंपैक्ट करता रहता है। यानी अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम भी हो जाए तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि आप उसको एवरेज लेते हैं, एवरेज ऑफ 3 मंथ्स और वट एवर इट इज। तो क्वेश्चन ये कि अब दुनिया इस वक्त जो है वो इस कर्व में पहुंच गई है कि वो ऊपर से आकर अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। दुनिया में प्राइसेस अब नीचे आ रही हैं ऑयल की, और ये सराउंडिंग कंट्रीज की भी मैं बात कर रहा हूं, इंडिया और बांग्लादेश में भी प्राइसेस अब ऑयल पेट्रोल की कम हो रही हैं। पाकिस्तान में नहीं हो रही और नहीं होंगी। दूसरी वजह जो होती है पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की, वो है आपका एक्सचेंज रेट। क्योंकि जो आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे होते हैं वो डॉलर में कर रहे होते हैं, और जब वो डॉलर में कन्वर्ट करके वो पब्लिक को दिया जाता है तो वो रुपीज में दिया जाता है। और जो डॉलर की उस वक्त रेट है, वो उस बेसिस के ऊपर आपसे उसकी प्राइस वसूल की जाती है। इस वक्त जो डॉलर की सिचुएशन है मार्केट में, तकरीबन 278-80 के करीब करीब है। मैं एक बैंकर हूं और मैंने ये सारे क्राइसिस दुनिया के जो देखे हैं, और चूंकि मैं मुल्क से बाहर रहा हूं पिछले 20 साल के अंदर, तो वो क्राइसिस जो हैं वो दो तरीके से आते हैं। ठीक है, एक ये कि आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन। ठीक है, करेंसी डिवैल्यूएशन पाकिस्तान में इस वक्त जो हुई है उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ना सिर्फ हुई है बल्कि ये और होगी। अब अगर मैं ये डिस्क्लेमर दूं कि मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लगता ये है कि इस साल के अंत तक आपका डॉलर जो है वो 300 रुपए के करीब करीब पहुंच जाएगा। यानी पाकिस्तान में डॉलर जो है वो तकरीबन 300 का होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, यानी कोई भी बात कहने के लिए उसके पीछे एक इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर कहा जाता है। पाकिस्तान में जो डॉलर है वो किस तरह आता है? या तो आपकी एक्सपोर्ट होती है तो उससे आता है, या आपकी जो रेमिटेंस है उससे आता है, या कोई थोड़ा बहुत, जैसे आर्मी कुछ सर्विसेज दे देती है, जैसे कतर को उन्होंने सर्विस दी, या सऊदी अरब को अभी सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे कुछ डॉलर्स आते हैं। तो ये डॉलर्स जो हैं अगर आपके बढ़ रहे हैं तो फिर तो आपकी करेंसी पे प्रेशर कम होता है। लेकिन अगर ये कम हो रहा है, मसलन आज अगर आप देखें तो तकरीबन हमारी कोई 9% से 10% एक्सपोर्ट कम हुई। इसी तरीके से तकरीबन 14% के करीब हमारी रेमिटेंस कम हुई है, जो ये वर्कर्स बाहर से पैसा भेजते हैं, ये कम हुई है। ठीक है, और तो उस सूरत में आपके पास डॉलर कम आएंगे, और जब डॉलर आपके शॉर्ट होंगे तो आपकी डॉलर की प्राइस जो है मार्केट के अंदर वो बढ़ेगी, यानी रुपीस के अगेंस्ट जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ेगा। इसी तरीके से आपका काफी सारी डॉलर जो है वो बाहर जाता है, उसको रोकने का कोई तरीकेकार पाकिस्तान में नहीं है, और उसकी वजह की जो अशराफियां हैं
वो यहाँ से गैर दूसरे तरीकों से पैसे दुबई, मलेशिया, और मैं चूंकि मलेशिया में, मुझे पता है कि मलेशिया में बेशुमार पैसा आता है पाकिस्तान से इलीगली ऑल्सो, ठीक है। और वो इलीगल कौन सा है? जो कि बाहर पाकिस्तान का वो जो 5% तबका है, जिन्होंने अपना एक और ठिकाना कहीं ना कहीं ढूंढ लिया है, यानी क्या वो यूएसए हो, यूके हो, मलेशिया हो, या कोई भी सऊदी कंट्रीज हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, बेल्जियम हो, जिसको भी उन्होंने अपना सेकंड होम बनाने की कोशिश की है, वहां पर उन्होंने ऑलरेडी पैसे भेज दिए हैं या भेज रहे हैं और कंटिन्यूअस भेजते रहते हैं, क्योंकि वहां उनकी अगर जो भी प्रॉपर्टी है उसकी मेंटेनेंस है और दूसरी चीजें। तो ये जो डॉलर बाहर जाता है, ये भी आपका डॉलर कम हो रहा है। तो मैंने जो इंडिकेटर्स बताने की कोशिश की है कि अगर आपके डॉलर्स पाकिस्तान में कम होगा, तो उस सूरत के अंदर जो आपके एक्सचेंज रेट है उस पे उसका असर पड़ेगा। और मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये तकरीबन $300, $300 तक इस साल के एंड तक चला जाएगा। इसमें एक फैक्टर और है जो कि मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको भी देखना चाहिए, और वो है वर्कर्स रेमिटेंस। चूंकि नया पाकिस्तान में तकरीबन 5 बिलियन के करीब रेमिटेंस आई थी, ठीक है, और इस वक्त वो रेमिटेंस ऑलमोस्ट खत्म हो गई। मसलन उसमें अब बहुत बड़ा कोई एडिशन नहीं हो रहा, बहुत मामूली सा कोई इंक्रीज है तो वो है। लेकिन जो इसमें सेंसिटिविटी है वो ये, जो मैं अपने कुलीग से यहाँ पर अमेरिका में आया, यहाँ से बहुत से लोगों से मेरी बातचीत हो रही है जिन्होंने नया पाकिस्तान में सर्टिफिकेट वगैरह में इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। उनका कहना यह है कि अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इसी तरह रही और हम सेटिस्फाई नहीं हुए, तो जैसे ही हमारी मेच्योरिटी आएगी, चाहे वो 6 महीने की हो चाहे 1 साल की, हम वो पैसा जो है वापस रिमिटेंस कर लेंगे बैक। तो आपकी जो, मैं एक इंडिकेटर देख रहा हूं कि अगले 6 महीनों में आपकी जो पैसे रेमिटेंस की सूरत में या जो नया पाकिस्तान की सूरत में आते थे, वो कोई बढ़ेगा नहीं, वो कम होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि जी डॉलर का रेट क्या रहेगा और ऑयल का क्या रहेगा। अच्छा, ऑयल चूंकि इस वक्त दुनिया में तकरीबन $1 पर, यानी कंट्री की जो मैंने एनालिसिस की है उसके अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी जगहों के ऊपर यही है। श्रीलंका तो आप निकाल दें, बाकी जो मुल्क हैं उसमें तकरीबन डॉलर है। तो डॉलर इज अ काइंड ऑफ रेट, 0.96, 0.98 इज द बेंचमार्क। उससे कुछ कंट्रीज कम भी हैं, जैसे मलेशिया जैसे हो गई, वो तो बहुत ही कम है, वो तकरीबन 0.46 है डॉलर पर लीटर। यानी पाकिस्तान से तकरीबन आधी से भी कम प्राइस में मलेशिया में पेट्रोल मिल रहा है। तो ठीक है, वो उसको थोड़ा सा सब्सिडाइज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि अब सब्सिडाइज करना कम हो रहा है, तो मैं ये अब बात कर रहा हूं कि $1 तो रहेगा। तो अगर $1 रहेगा और पाकिस्तान उसे कम करने की सिचुएशन में नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर डॉलर बच के रेट बढ़ते हैं तो और इन्हें पेट्रोल प्राइस बढ़ानी ही पड़ेगी, कोई इनके पास चॉइस नहीं होगा। नंबर 2, जो चीज अभी ये कह रहे हैं कि हम गरीब लोगों को पेट्रोल सस्ता देंगे, ये अभी बिल्कुल रिसेंटली अनाउंसमेंट की है उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह दिया कि ये सिस्टम जो है अवेलेबल होगा 6 महीने में। तो ये सिर्फ आप, वो जो मैं बात करता हूँ ना, पाकिस्तान में एक बड़ा जबरदस्त चीज है, नारा ला दो जी। तो नारा लगा दिया उन्होंने कि जी अगले 6 महीनों में शायद जो है वो पेट्रोल $100 कम लोगों को मिलेगा। एक होप क्रिएट किए कि जी हम, और ये होप किसी सूरत में भी पूरी होनी नहीं जा रही। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि मैं तकरीबन 5 इंडिकेटर्स ऐसे बता सकता हूं जिसकी बेसिस के ऊपर ये कभी भी नहीं होगा। नंबर 1, आप अगर आईएमएफ में नहीं जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप आईएमएफ में जाते हैं तो आईएमएफ कभी नहीं मानेगा कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म ड्रॉ करें जिससे कि जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है,
और उसके थ्रू लोगों को सपोर्ट दें। आईएमएफ हमेशा ये कहता है कि जो सपोर्ट है, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो सपोर्ट दी जाती है गरीबों को वो कैश की सूरत में दी जाती है। उनका एक डाटा बनाया जाता है कि जो कि पाकिस्तान में है, आप उसे बेनजीर सपोर्ट फंड कह लें या इंसाफ फंड कह लें, ये पाकिस्तान में एक डाटाबेस मौजूद है जिसके अंदर इस वक्त भी गरीबों की मदद की जा रही है और उस पर आईएमएफ को कोई एतराज नहीं। इसी तरीके से पाकिस्तान में अगर आप कैश के थ्रू देने की कोशिश करेंगे कोई सब्सिडी पेट्रोल में, उसे आईएमएफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि एक अच्छा इकदाम होगा। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि जी एक ऐसा तरीकेकार बनाया जाए कि जिसमें हम पेट्रोल उनको सस्ता पेट्रोल पंप पे दें, पूरी दुनिया में कुछ जगह ये ट्राई भी हुआ, फेल हो गया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो ये करने जा रहे हैं। मलेशिया में पिछले कोई 4-5 साल से ये बात कई दफा डिस्कशन में फोरम्स में आती रही है, जो इकोनॉमिकल फोरम्स होते हैं, कि हम क्या पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल पंप्स के ऊपर हम सब्सिडाइज कर दें पेट्रोल आम आवाम के लिए और महंगा कर दें पेट्रोल जो रिच लोग हैं उनके लिए, और इसको एवरेज आउट करें। ठीक है, क्या पाकिस्तान ये करने जा रहा है? नहीं। पाकिस्तान जो अशराफिया है, जो बिजनेसमैन है, जो बाकी तबका है, उसके लिए तो पेट्रोल अगर आज 270-80 रुपए है तो वो तो वही रहेगा। लेकिन अगर आप 100 रुपए कर देंगे तो इसका डिफरेंस कहां पर जाएगा? कौन देगा इस डिफरेंस को? तो वो कहीं ना कहीं एवरेज आउट होता है। यानी उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात की कि ये तो जो मिनिस्ट्री है वो उसने कहा कि हम अपने पास से देंगे। उनके पास कोई अपना बैंक है, कोई उनका पॉकेट है, कोई उनकी खास जगह है जहां से वो पैदा करेंगे पैसा जिससे वो इसको एडजस्ट करेंगे? तो ये सब सिर्फ नारा है। दूसरी बात कि जब आप इस तरह की कोई सिस्टम करते हैं तो पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट है, यानी जिन लोगों के पास बाइक्स हैं, जिन लोगों के पास ये 800 सीसी की कार्स हैं, हमारे पास एक तो डेटाबेस नहीं है, नंबर 2 ये कि बेशुमार मोटर बाइक जो हैं वो ट्रांसफर नहीं होती पाकिस्तान में। वो मोटर बाइक पहले एक की थी, उसने उसको भेज दी, उसने उसको भेज दी, उसने उसको भेज दी, वो डॉक्यूमेंट चल रहे हैं वैसे के वैसे। नंबर 3, आप कहते हैं कि जी हम एक ऐप बनाएंगे जिसके थ्रू वो मैसेज जाएगा और ये होगा और ये होगा। यार आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? वो गांव के अंदर एक छोटा सा जो बंदा है, वो उसके पास बाइक है, वो जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने जाएगा उसके पास मोबाइल भी जो वो है पुराने जमाने का है, उसके ऊपर आप उसको ऐप लोड करके देंगे। तो हवा में बातें करना बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना कोई इतना आसान नहीं है। तो आपको काफी टाइम चाहिए, 6 महीने की तो बात अब अभी कर रहे हैं, लेकिन ये आप सहन में रखें कि दुनिया में किसी भी मुल्क ने अगर इस तरह से सब्सिडाइज करने की कोशिश की है तो वो फेल हुआ है। बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में यह है कि आप कैश डिस्काउंट लें। मसलन ये कि कुछ कंट्रीज में इस तरह से है, जैसे मलेशिया में भी, मलेशिया में तकरीबन 70 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। अब मलेशिया दे सकता है इसलिए कि उनका जो रिजर्व है वो $109 बिलियन का है। हमारा तो $9 बिलियन का भी नहीं हो पा रहा है। तो $109 बिलियन का अगर उनका डिपॉजिट है तो वो तो दे सकते हैं, रिजर्व अगर उनका है। तो वो जब 71 मिलियन रिंगिट्स, इट्स नॉट, तो तकरीबन अगर हम इसको एक रफली अंदाजा लगाएं तो कोई 18-19 बिलियन ऑफ US डॉलर वो देते हैं सब्सिडी। सबसे ज्यादा पेट्रोल में जाती है जो कि 40 बिलियन है। नंबर 2 वो देते हैं आपके राइस के ऊपर, व्हीट के ऊपर, वो देते हैं चिकन के ऊपर, वो एग के ऊपर। तो उनकी जो ये सब्सिडी है ये आवाम जो नीचे तबका लेवल के ऊपर है। और वो कहां से देते हैं? वो देते हैं जो इंपोर्टर्स हैं, उन इंपोर्टर्स को सब्सिडी देते हैं। तो जब वो कोई इंपोर्टर राइस इंपोर्ट करता है, एक खास क्वालिटी की राइस जो कि आम आवाम खाती है, तो उसके ऊपर उनको एक सब्सिडी मिली। जब तक आप कोई एक मैकेनिज्म डिवाइस नहीं कर देते कि सब्सिडी किस तरह से दी जाएगी, आईएमएफ कभी भी आपसे नहीं माने। और आईएमएफ के बारे में जो आपके इस वक्त तलखी आ गई है, वो तलखी मुझे नहीं समझ में आता कि ये
किसी तौर पर भी कम हो सकती है। हमारे एग्जिस्टिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं असाक डार की सरबराही, और उसकी वजह यह है कि कोई सीरियसनेस नहीं। इस वक्त आपके पास $4 बिलियन सिर्फ रिजर्व्स हैं, ठीक है, और आपको ये कह रहा है आईएमएफ कि आप 6 बिलियन जो है लाकर हमें दें, उन्हें बताएं कि जो लोग आपको 6 बिलियन देंगे तब हम आपको पैसे देंगे और तब हम आपसे साइन ऑफ करेंगे। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी अपनी रेपुटेशन दांव के ऊपर है। आज अगर वो आपके साथ साइन कर लेते हैं तो साइन करने के बाद फिर भी अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो उस सूरत में एक ऐसा इदारा जो कि बनाया ही इसलिए गया था कि वो अगर किसी मुल्क कोई मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है तो उसकी मदद करे, तो वो तो उसके अपनी प्रॉब्लम्स खड़े हो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह से हो। वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं करेंगे जब तक कि आप उनकी मुख्तलिफ जो उनको डाटा है। अभी देखें, फौरी तौर पर आईएमएफ के बंदे ने कह दिया कि जी हमसे कोई बात नहीं हुई है कि ये जो 100 रुपए का पेट्रोल जो है वो सब्सिडाइज करने की बातें कर रहे हैं। मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने कहा है कि 2660 बिलियन की सब्सिडी और टैक्स अवॉइडेंस पाकिस्तान में 7 मुख्तलिफ एरियाज में होती हैं, उसके ऊपर तो वो करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी आदमी ये टच करने के लिए तैयार नहीं कि उसको खुद नुकसान हो जाए। मसलन अगर वो असेंबली में बैठे हैं, वो बड़े एक्सपोर्टर हैं, वो असेंबली में बैठे हैं, फ्यूडरल्स असेंबली में बैठे हैं, अगर आर्मी ले रही है कोई बेनिफिट टैक्स का तो वो भी है, कि वो क्यों नहीं आप ओपन करते? यानी आप मुल्क डिफॉल्ट हो जाए बेशक, लेकिन हम ये चीज जो कि सब्सिडीज दे रहे हैं इन लोगों को, वो हम खत्म करने के लिए तैयार नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ सकती है। और मुझे बड़ा एक जिसे कहते हैं शौक हुआ कि जब पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने कहा कि जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम जो है बुरे वक्त से निकल आए हैं और अब जो है पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो मैं उनको बता दूं कि आप इकोनॉमिकली तौर पर किसी बुरे वक्त से बाहर नहीं आए। ये आपका सबसे डिफिकल्ट टाइम है। प्लीज टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पीपल। और ये बातें कोई मैं नहीं कर रहा, मेरी बात, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं। ये बातें बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के भी और बाहर भी। मैं बाहर भी मुल्कों में इकोनॉमिस्ट जो हैं उनसे ये डिस्कस करता रहता हूं कि पाकिस्तान की इस सिचुएशन में आपकी क्या एडवाइस है। और वो हैरान रह जाते हैं कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई सीरियसनेस उन्हें नजर नहीं आ रही कि वो इस खतरनाक सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी को हैंडल कर सकें। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अगर आपको साइन ऑफ हो भी जाता है तो जून में आप दोबारा जाएंगे आईएमएफ के पास, फिर वो दोबारा आपसे यही बातें करेंगे। अगर आपको दोबारा भी कर दें सपोर्ट तो कब तक आप भूखे रहेंगे? एक दिन तो आपका आएगा जब सारे मुल्क आपसे कहना शुरू हो जाएंगे भाई बहुत हो गया, हमने आपकी बड़ी मदद कर ली, अब आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो। और ये कहना शुरू कर दिया। आज जो अगर सऊदी अरब ये कह रहा है कि भाई साहब ये ठीक है हम आपकी मदद कर दें, लेकिन पहले आप अपने पैरों पे तो खड़े हो। लेकिन पैरों पे खड़े कैसे हो कि जो टॉप 10 आपके बिजनेसमैन हैं जिसको सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है और सबसे ज्यादा बेनिफिट वो उठाते हैं टेक एक्सपोर्ट के अंदर, वो चले जाते हैं आर्मी चीफ के पास और आर्मी चीफ उनको कहता है आप फिक्र नहीं करें, हम आपको टच नहीं कर रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाए। तो मुल्क इस तरह नहीं चलते। मेरा अपना ख्याल है कि लोगों को, और जो लोग 95% है उन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं। तो पहली बात तो ये है कि लोगों की फिक्र करना छोड़ दें, क्योंकि लोग पाकिस्तान के जो हैं वो जो ये बात की जाती है क्या हम गुलाम हैं, नहीं आप गुलाम नहीं हैं। आप कभी गुलामी से निकले ही नहीं। 75 साल जब पाकिस्तान बना था तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप गुलामी से निकल आए थे? नहीं निकले। उस वक्त भी आप गुलाम थे, आज भी आप उसी सिचुएशन में हो और हमेशा रहेंगे। क्यों? कि जो आपका सिस्टम है, जैसे हम कहते हैं सिस्टम, वो सिस्टम 75 साल पुराना है, वो 75 दिनों में चेंज नहीं हो सकता। ये जहन में रखिए। और आज आपका सबसे डिफिकल्ट टाइम यही नहीं है कि आपकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा बुरी हो गई।
आपकी एक्सपोर्ट पिछले 50 साल में बढ़ी ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है आपकी एक्सपोर्ट के अंदर। और 60 to 70% आपका सिर्फ एक चीज के ऊपर आपने लगाया हुआ एक्सपोर्ट में, वो आपकी कॉटन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो 5 कैटेगरीज हैं। आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। आज क्या हो रहा है कि एक्सपोर्टर कह रहे हैं कि जी हमें आप सब्सिडी दें इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल के ऊपर और गैस के ऊपर। किस बात की सब्सिडी दें? आज आपका जो डॉलर है वो तकरीबन 30% डाउन हो गया है, या 40% उसके एक्सचेंज रेट डाउन हो गया है। तो आपको पास तो क्वेश्चन 40% का है ना। आपको जो पैसे मिल रहे हैं, अगर आपने $1 की कोई चीज बाहर भेजते थे और उसके मुकाबले में आपको 170 रुपीज मिलते थे, आज आपको 270 रुपीज मिलते हैं। तो आपकी सब्सिडी जब आपके पास से हट जाएगी तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप ये करना नहीं चाहते। आप गवर्नमेंट को ये अलाउ नहीं करना चाहते कि आपको सब्सिडी बंद की जाए। उसकी एक समरी जी चली गई है कैबिनेट के ऊपर। कैबिनेट इज बिजी विद समथिंग एल्स बाय द वे। Who cares that Pakistan is going to the deep shit? We are going into the, let me tell you, we are going into the stone age. If we will be defaulted, let me tell you, in fact, technically we are defaulted, but practically like जो उसकी definition है उस वाइज हम अभी डिफॉल्ट नहीं की। लेकिन अगर डिफॉल्ट हो गया और आपके पास पैसे नहीं हुए कि आप अपनी एलसी खोल सकें, आप पेट्रोल के पैसे दे सकें, तो स्टोन एज में चले जाएंगे। कई कई दिन आपकी लाइट नहीं होगी। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान में जो लोग हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी आती है, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आती है, वो बैंक्स आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आते हैं, वो क्यों उनकी बात ये समझ में नहीं आ रही, या वो क्यों हफीज पाशा साहब आके कहते हैं कि यार देखें हम बहुत बुरी हालत में, मतलब इस वक्त हम इस हालत में है कि किसी वक्त भी डेथ हो सकती, यानी कैंसर इतना बड़ा है कि किसी वक्त भी डेथ हो सकती है, लेकिन कोई सीरियस नहीं। दूसरे इकोनॉमिस्ट आते हैं, वो भी यही इसी किस्म की बातें करते हैं। तो जो आपके अपने इकोनॉमिस्ट हैं वो ये सारी बातें कर रहे हैं, और आपस में फाइनेंस मिनिस्टर और मुफ्ता इस्माइल साहब लगे हुए हैं कि जी हमने क्या करना है। एंड बाय द वे, ये नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर ही सब कुछ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनके पीछे होती है। लेकिन इस किस्म की जो कंसल्ट ये डील जिस तरह ये आईएमएफ के साथ कर रहे हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, कभी आईएमएफ ने किसी को नहीं कहा कि आप अपने डिफेंस पे ये करें और ये ना करें। मैं नहीं समझता, मुझे नहीं पता कि इनसे ये बात कही गई है कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल के ऊपर सोचें। सवाल ही नहीं पैदा हो। ना वर्ल्ड बैंक आपसे कहेगा, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, ये एक ज्योग्राफिकल डिसीजन है, ये एक ग्रेटर उसके अंदर है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक और दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर इस किस्म की डिस्कशन होती, आईएमएफ का ना तो ये टारगेट है, ना आईएमएफ इसमें आती है। और क्या कि आईएमएफ का नाम लेके अपने ऊपर से चीजें हटा रहे हैं, जो कि बहुत गलत। तो मैं दुआ ही कर सकता हूं आखिर के अंदर कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को बचाए रखे। हम तो बाहर आ गए हैं बहुत अरसे से, 20 साल से मैं मलेशिया में हूं, तो हम दुख का जिक्र तो कर सकते हैं, हम दुआ भी कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, हम जाकर थोड़ी बहुत मदद भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये मुल्क अपनी मदद खुद करने के लिए तैयार नहीं है, $100 बिलियन कहां से देंगे? आप मुझे कोई टेबल के ऊपर बता दे कि जी आपको कोई बॉन्ड बनाने के लिए नहीं दे रहा। एज ए बिजनेसमैन, एज ए बैंकर, बैंक्स आपको जब कर्जा दे रहे हैं, यानी अब जो चाइना ने आपको रोल ओवर किया, किस रेट के ऊपर किया? अगर पहले वो 3.2 के ऊपर कर रहे थे तो अब 4.2 इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अगर रोल ओवर किया है तो वो 3.2 से उठाकर उन्होंने 4.2 के ऊपर रोल ओवर किया। आपकी जो फिश की और मोदी की रेटिंग है वो बॉटम पे आ गई। मसलन ये कि इससे नीचे कोई और नहीं है रेट, इससे नीचे डिफॉल्ट ही है। तो हम खुश हो लें
जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब हैं, जो भी उनको वो बता रहे हैं लोग, वो खुश हो जाएं कि जी कोई ऐसा मसला नहीं है, हम बिल्कुल चैन की नींद सोएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सारी बातें जो की जा रही हैं ये गलत है। ऐसा नहीं है। आप ये ना करें कि आप जो है रेत के अंदर अपना मुंह डालें, आप सच्चाई को फेस करें। पाकिस्तान के लीडर और इकोनॉमिस्ट, बैंक, स्टेट बैंक सच्चाई को फेस करें। आखिरी बात एक और मैं करता चला जाऊं कि तकरीबन 4% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, 3% अभी और 1% पहले। इट इज अ डेथ टू द पाकिस्तान बाय द वे। दूसरों, देखिए मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं और मैंने बेशुमार इकोनॉमिस्ट से बात की है, और वो ये कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर यही एक तरीका है इन्फ्लेशन को माइनस करने का, कि अगर आप इन्फ्लेशन कम करना चाहते हैं तो बुकिश तरीका यही है। और 2008 के अंदर भी इसको प्रैक्टिस किया गया कि जी आप, और कोविड के अंदर किया गया कि आप इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल ड्रॉप कर, ये इंटरेस्ट रेट ड्रॉप कर देते हैं, जिससे लोगों की एबिलिटी बढ़ती है टू परचेज बुरे वक्त में। इसी तरीके से जब इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मसलन महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस सूरत में क्या किया जाता है कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, वो क्यों बढ़ाया जाता है? वो इसलिए बढ़ाया जाता है कि लोग फिर चीजें महंगी हो जाएं और लोग फिर उसको ना खरीदें। जब लोग नहीं खरीदेंगे, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। तो हम क्या चाह रहे हैं? ये पाकिस्तान में जो रेट बढ़ाया गया है, हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जी इकोनॉमी स्लो हो जाए। यस, हम ये चाह रहे हैं, तभी तो हमने ये रेट बढ़ाया। नंबर 2, हम ये चाह रहे हैं कि फैक्ट्रीज बंद हो जाए। हाँ, हम ये चाह रहे हैं क्योंकि हमने रेट इतना बढ़ा दिया है कि जो फैक्ट्री फीजिबल नहीं रह जाएगी वो बंद हो जाएगी। तो क्या हम चाह ये रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए? आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं कि जो मुख्तलिफ लोगों की स्टेटिस्टिक्स और इंडिकेटर्स मेरे पास आए हैं, उसमें इस साल 2023 के अंदर तकरीबन 30 लाख लोगों की जॉब चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। उससे सोशल प्रॉब्लम भी बढ़ेंगे, उससे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी बढ़ेंगे, उससे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मैं आखिर में बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को अपने अमान में रखे, और इन लीडरान्स को थोड़ी सी ये फिक्र और मुल्क की फिक्र, और इनको जो ऐसे इकदाम करने की कोशिश करें जिससे हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। अल्लाह हाफिज।